आपने ये फाउंडेशन स्टार्ट क्यों किया? ये फाउंडेशन इसलिए स्टार्ट किया ना क्योंकि मैंने गरीबी को देखा है, मैंने परिस्थिति को देखा है। मैंने देखे वो दिन कि जब 8 लोग घर में हो तो भूख किसको बोलते हैं। मैं इतने तक नहीं बना हूं, मैं धारावी तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं और धारावी में रह के करना चाहता हूं, पर मुझे धारावी तक नहीं रहना है। मुझे पूरे मुंबई में घुसना है, पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचना है, पूरे भारत तक पहुंचना है। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि आज मेरे फाउंडेशन के 38,000 लोग मेंबर हैं, उससे भी ऊपर है। पूरे भारत भर में हरियाणा स्टेट का मेरे फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, दिल्ली स्टेट का मेरा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र स्टेट में फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, कुछ डॉक्टर्स है, एडवोकेट है। ऐसी कोई टीम नहीं है, लोकल टीम नहीं है, एक्टर्स है, कृष्णा भारद्वाज जैसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी उसके अंदर मेंबर हैं। अविनाश सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी सर। तो स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कहाँ बीता? आपने जैसे कहा धारावी में, धारावी कैसे था जब आप पैदा हुए और अब कैसा है? धारावी की अगर बात करें, जब मेरा जन्म हुआ तो धारावी को मैंने देखा है अपनी लाइफ में जैसे कि एक अपनापन, अपने लोग। और धारावी में कुछ जैसे कि एक अलग सी भावना होती है ना, जिसको आप अच्छा तो नहीं बोल सकते हो, पर ठीक है, एक स्लम के हिसाब से। अच्छा क्यों नहीं बोल सकते हैं सर? नहीं, अच्छा ठीक है यार, उसको अच्छा कैसे बोलेंगे। बहुत सी काफ़ी चीज़ होती है ना स्लम। अभी धारावी के बारे में तो आप जानते ही हो, जी, सभी को पता है, और काफ़ी पिक्चर्स भी लिख ली है धारावी के ऊपर। तो खैर उतना डीप तो मैं धारावी के अंदर कभी गया नहीं हूँ उस चीज़ को देख के। बाकी मेरे माँ बाप के जो संस्कार थे, जो ऐसे उन्होंने मुझे गाइड किया लाइफ में कैसे जीना है, कैसे रहना है, मैं वैसे रहा हूँ। और ना ही मैंने कभी वो कुछ पतंग उड़ाई, क्रिकेट खेला, वो घोटी वगैरह खेलते, वो कुछ मैंने लाइफ में कभी कोई गेम नहीं खेला है, कभी नहीं खेला है। और मैं जो फैमिली से आता हूँ, मैं गरीब फैमिली से आता हूँ। मेरी मदर, मेरे फादर सफाई कामगार थे। जो मेरी मदर थी वो घर काम करती थी। तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते, और काफ़ी स्ट्रगल मैंने मेरी लाइफ में माँ बाप के साथ में देखा है। और बहुत से ऐसे दौर लाइफ के अंदर, उतार चढ़ाव के दौर हमारे पास आए हैं लाइफ में, बहुत सी चीज़ हुई है। तो काफ़ी ऐसी घटना हुई है जिससे हमको बेघर होना पड़ा। तो बहुत सी ऐसी ट्रेजेडी हमारे साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे दादा दादी के साथ ऐसी घटी, जिससे हमको एक दिन मुंबई छोड़नी पड़ी। मुंबई छोड़ के हमको दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। फिर 1 ईयर के अंदर ही दिल्ली से मुंबई रिटर्न आना पड़ा। वहाँ पे भी हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई। अभी वो नहीं पता कि वो किसी की की हुई साजिश थी या भगवान की तरफ से कुछ पनिशमेंट थी। तो पर बोलते हैं कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने, मेरे माँ बाप ने, मेरे फैमिली ने उस चीज़ को, भगवान का वो आदेश और वो बात सोचकर एक्सेप्ट किया। और फिर मुंबई आ गए, फिर शुरुआत की। पर वो स्ट्रगल लाइफ थी माँ बाप की। मैं छोटा था, तो कुछ मैं 5 साल का था, 6 साल का था। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, मैं माटुंगा लायंस पाइन और इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ता था। भले मेरी मम्मी सफाई का काम करती थी, पर उन्होंने मुझे हाई स्कूल में पढ़ाया। उन्होंने एक सोच रखी कि आज हम सफाई का काम कर रहे हैं, आगे चल के मेरा बेटा ये काम ना करे। उनकी ये सोच थी। और मुझे आज भी याद है कि एक दिन एक ऐसी घटना घटी, खैर ये बताना तो नहीं चाहिए, पर पर्सनल लाइफ की एक बात है, पर मुझे याद है कि एक सैंडविच वाला मेरे स्कूल की गेट के बाहर होता था। तो जब बच्चा घर से स्कूल के लिए जाता है तो हर माँ बाप उनको टिफ़िन पैक करके देते हैं खाने के लिए स्कूल में, लंच टाइम के लिए। तो वो मेरे माँ बाप मुझे भी देते थे,
पर कुछ ऐसा दौर आया कि लंच के लिए पैसे नहीं थे, तो मम्मी ने सैंडविच वाले को बोला, तो सैंडविच वाले ने उनको बोला कि आपका पहले का ही बाकी है और आपको मैं नया कैसे दे दूँ उधार। तो वो चीज़ मेरे दिल में है ना घर कर गई। मैंने बोला कि आज के बाद ये उधारी नहीं चलेगी, मतलब वो उम्र में, मतलब कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, मतलब वो मैंने उस टाइम पे सोचा। फिर धीरे 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 लाइफ में आगे बढ़ते गए, पढ़ाई होती गई, आगे बढ़ते गए। फिर हम रेंट पे रहते थे, तो कई 2 महीना यहाँ पे रह रहे हैं, अगर भाड़ा नहीं, रेंट नहीं दिया गया टाइम पे, तो घर मालिक बोलेगा कि आप खाली कर दो, तो वो उधर से हम दूसरी जगह जाते थे। तो ऐसे कहीं ना कहीं चल के लाइफ में गुजारा हो रहा था। पर फिर भी एक ही था कि जो करता है ऊपर वाला अच्छे के लिए करता है, ऐसा हम सोच के लाइफ को जीते रहे। जी। फिर कॉलेज में क्या हुआ आपके साथ? मैं कॉलेज नहीं पढ़ा हूँ। अगर आप मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने 5-6 साल की उम्र में जब ये सोचा स्कूल के टाइम पे कि कुछ करना है, कि आप सोच लो ना 5-6 साल का बच्चा क्या सोच सकता है। खेलना, स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करना, गेम खेलना, दोस्तों में रहना। आपको हैरानी होगी कि मेरा कोई दोस्त नहीं था बचपन में। क्यों? नहीं, मैंने दोस्ती नहीं की क्योंकि मैं धारावी से बिलोंग करता हूँ, मैंने बोला। और धारावी के अंदर दोस्ती, ऐसे दोस्त बहुत हैं, पर वो दोस्ती मैंने वैसे नहीं की कि अगर अभी दोस्ती कर ली ना तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। ऐसे सब दोस्त थे, पर एक वो यारी वाला दोस्त होता है ना, जिगरी दोस्त होता है, ऐसा कोई नहीं मैंने लाइफ में बनाया। ऐसा कोई दोस्त नहीं बनाया कि कोई मुझे बुरी आदत डाले और मैं किसी को बुरी आदत डालूँ और अपने घर में प्रॉब्लम का कारण बनूँ। ऐसा मैंने लाइफ में कभी वो नहीं किया। आपने कॉलेज क्यों नहीं दिया आपने? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसी बात पे आता हूँ। जी। लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत था, गरीबी देखी है, गरीबी के वो दिन देखे हैं, वो आंसू देखे हैं, दादी की दादा की वो हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज ना करा पाए, ऐसी मजबूरी भी देखी है। 3-3 दिन भूखे रहकर 8 लोगों ने देखा है। तो फिर भी अगर मेरे मन में सोचूं कि नहीं, मैं पढ़ाई कर कर और एक डिग्री लेके कोई बैंक में या कहीं पे जॉब करूँगा, तो वो 9 से 5 का 6 का ड्यूटी में मैं उधर ही रह जाता। पर मैंने सोचा नहीं, कुछ करना है, कुछ तो लाइफ में अलग करना है। मैंने 14 साल की उम्र में प्लानिंग किया। 14 साल की उम्र में प्लानिंग किया। मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मुझे कुछ बिज़नेस करना है। तो मम्मी बोली, आप क्या बिज़नेस करोगे? मैंने कुछ भी बिज़नेस करूँगा। बोले पैसे तो है नहीं, बिज़नेस के लिए तो पैसे लगते हैं, और हकीकत है ना, बिज़नेस के लिए पैसे लगते हैं। तो मैं बोला हाँ, पैसे तो नहीं है। मैंने 2 दिन है ना सोचा, 2 दिन मैंने सोचा कि यार ये क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक प्रमोद करके, जिसको मैं अपना मतलब बचपन में ना गुरु मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, जिन्होंने लाइफ में मुझे थोड़ा बिज़नेस के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब एक मोटिवेट किया कि बेटा ये कर, ये कर। तो मैंने ना कोरियर का धंधा सोचा, कोरियर के लिए। तो कोरियर के इसमें एक स्टेप होता है डीए का, जिसको हम डिलीवरी सर्विस के लिए दिया जाता है कोरियर कंपनी की तरफ से। उनको एक डीए अपॉइंट करना रहता है। तो डीए मतलब डिलीवरी असिस्टेंट बोल के होता है वो, तो उनको वो एक अपॉइंट करना रहता है। तो एक ओवरनेट एक्सप्रेस कोरियर सर्विस है। तो वो ओवरनेट एक्सप्रेस कोरियर सर्विस की एक ब्रांच थी हमारे यहाँ पे माहिम में। तो माहिम की ब्रांच में मैं गया, मैंने उनसे बात किया कि मुझे डीए का पोस्ट चाहिए आपका। तो उन्होंने बोला कहाँ के लिए चाहिए? मेरा मुंबई 17 और मुंबई 19 के लिए चाहिए। तो बोले आपको हमारे हेड ऑफिस में जाके बात करनी होगी। तो एक और बात है इसके अंदर, एक और मेरी एक छोटी सी कहानी है कि जाना है पर कैसे, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे और उम्र थी 14 साल। और आपको लगता है कि 14 साल का बच्चा बिजनेस कर सकता है और उसको कोई भरोसा करके बिजनेस दे सकता है? फिर मैं विदाउट ट्रेन के अंदर, अभी तक आपने किस्से सुने होंगे कि स्ट्रगल जो हीरो लोग हैं, सेलिब्रिटी है, विदाउट ट्रेन से अपने गांव से मुंबई तक का सफ़र करके भाग के आए और आज बड़े सेलिब्रिटी बन गए। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई फेमस आदमी भी नहीं हूँ।
ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। एक छोटा सा कारोबारी हूँ और बस, और एक लाइफ में ऐसा स्टैंड लिया मैंने, तो मैंने विदाउट टिकट गोरेगांव तक का सफ़र किया। माहिम से गोरेगांव विदाउट टिकट गया, उधर से पैदल चलकर मैं ओवरनाइट एक्सप्रेस हेड कोरियर सर्विस में गया। वहाँ पे मैं 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, 5:30 बजे तक बैठा। वहाँ के हेड मैनेजर थे मिस्टर गोयल सर, उनको मिलने के लिए मैं बैठा रहा। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला, यार आपकी एज तो बहुत कम है, आप कैसे करोगे? तो मैं बोला, सर अगर कुछ चीज़ को चाहते हैं तो सब चीज़ हो जाती है, और आपको काम से मतलब है तो आपको काम मिल जाएगा करके, आप एक बार मेरे पे भरोसा करिए। तो यार बोला, मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे करूँ, आपकी एज ही नहीं है। तो मैं बोला, मैं मेरे फादर के डॉक्यूमेंट आपको देता हूँ, आप उसके ऊपर तो चालू कर सकते हैं ना, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करने की जवाबदारी मेरी है, आपका हर एक लेटर टाइम पे डिलीवरी होगा, ये मेरी जवाबदारी है। तो जो मिस्टर गोयल थे वो हरियाणा से थे, तो मुझे बोले, आप कहाँ से हो? तो मैं बोला, सर मैं हरियाणा से। तो बिकॉज मैं भी हरियाणा से हूँ। तो वो बोला हरियाणा से, तो वो भी हरियाणा के निकले। तो एक ऐसे मतलब जोट हो गई, और उनको मेरे ऊपर उनको ट्रस्ट करना पड़ा कि भाई ये हमारे गांव से है, हरियाणा से है बोल के उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे वो वर्क की जिम्मेदारी दिया। फिर मैंने कोरियर के बिज़नेस को चालू किया। फिर 1.5 साल के बाद में उन्होंने किसी ने वहाँ पे जो पिन कोड था वहाँ पे अपना शॉप खोल दिया ओवरनेट का, किसी ने पेमेंट डिपॉजिट करके। तो मुझे उस बिज़नेस से दूर जाना पड़ा, मतलब छोड़ना पड़ा, उनको रिटर्न देना पड़ा। फिर उसके बाद में मैंने प्रोडक्शन हाउस की सोच रखी कि मैं सीडी लॉन्च करूँगा, और मेरी कैलकुलेशन क्या थी मैं आपको बताता हूँ। आज मुंबई में कितनी आबादी आपको लगती है, कितनी आबादी है? 1 CR 1 CR 2 CR, ठीक है। तो गणपति बाप्पा को कितने लोग मानते हैं मुंबई में? बहुत ज़्यादा। ना मानने वाले भी मानते हैं। जो मुंबई में आ जाता है वो बाप्पा का हो जाता है। आप मानते हो? जी। जो मुंबई में आता है वो बाप्पा का हो जाता है। तो ऐसा मैंने सोचा, तो मैं सीडी लॉन्च करता हूँ, और सीडी लॉन्च करने के बाद में मैं उसको सेल करूँगा। तो मेरा कैलकुलेशन क्या था कि मैं 50 रुपीज़ में बेचूँगा, उसको मल्टीप्लाई अगर 15 लाख लोगों ने भी ख़रीदा तो इतना पेमेंट आता है। मतलब मेरा ये सोर्स था कि क्राउड की तरफ से फंडिंग कैसे आ जाए। तो मैंने सीडी का बिज़नेस शुरू किया। जी। सीडी का बिज़नेस शुरू किया, पर शायद बप्पा को मंजूर नहीं था, ऐसा लगता है मुझे। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरा इतना बड़ा साथ दिया कि ब्याज से पैसे उठा के 3.5 लाख रुपए उस टाइम पे 10% से मेरे ऊपर विश्वास करके मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर लगाए, उस प्रोजेक्ट पे लगाए। लेकिन सीडी प्रिंट हो गई, सब कुछ हो गया, तो शायद वो मेरी गलती थी कि मैंने जो सीडी बनाई थी वो औरंगाबाद झालना राजूर गणपति है, जो अष्टविनायक गणपति है, उसके लिए बनाया था। उसके लिए मैंने वो सीडी बनाई थी, और उधर तक मैं वो सीडी नहीं पहुंचा पाया, जतरा तक। मेरे मन में ये हो गया कि यार गणपति को अभी 2 दिन बाकी है, उधर जाने से अच्छा मैं इधर ही बेच देता हूँ, मुंबई में सेल करता हूँ। तो मैंने सोचा मैं मुंबई में सेल करता हूँ। तो वो कैसेट मैंने है ना उनको नहीं भेजी जहाँ के लिए वो बनी थी, जिसके वो गाने थे। तो आप यकीन मानना, वो इतना बुरा समय था मेरी लाइफ का। एक तो गरीबी, ऊपर से कर्जा 3.5 लाख का प्रोजेक्ट के लिए, और वो 3.5 लाख के कर्जे के ऊपर, वो 3.5 लाख में आपको क्या लगता है मैंने कितना कमाया होगा? फिर भी आपका अंदाजा? 1-2 नहीं, अभी आप हंसोगे। वो सीडी मैंने 3.5 लाख रुपए की माल, मेरा 1 रुपया भी नहीं बिका, और मैंने 1800 रुपये में उसको भंगार में बेचा है। वो भंगार वाला आज भी है धारावी के अंदर, जिसने मेरी वो सीडी खरीदी थी,
पैक बॉक्स के साथ में उन्होंने मुझसे सीडी खरीदी। 1800 रुपये में वज़न पे मैंने सीडी को बेचा है। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने सोचा था नंबरिंग गेम कि इतने लाख लोग बापा के भक्त हैं, करोड़ों लोग बापा के भक्त हैं कि सीडी खरीद ले गए। तो उस टाइम पे मुझे याद है मेरे दोस्त थे और मेरे भाई थे, साथ में मेरे बुआ के लड़के थे। इनको सबको मैंने साथ में लेके, जैसे लाल बाग का राजा है, गणेश गली और ये काफ़ी जो बड़े बड़े गणपति होते फेमस, वहाँ पे मैंने स्टॉल लगाए थे सीडी बेचने के। पर लेकिन वो फिर भी नहीं बिक पाई थी। या मेरे नसीब ख़राब थे या पापा को ऐसा कुछ मंजूर था या कुछ मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा था, मैं ये सोचता हूँ। अगर वो मैं करता तो वही करता रह जाता। तो ऊपर वाले ने कुछ अलग ही मेरे लिए सोच रखा था, इसके लिए शायद उधर वो टर्निंग हुआ लाइफ में। फिर क्या हुआ? फिर मैंने नया चीज़ को शुरुआत किया, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी की जब मैंने शुरुआत की तो मुझे उस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी, पर लेकिन मेरे पास एक मेरे दोस्त थे, तो उनकी फैसिलिटी कंपनी थी। तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो तू इसके अंदर मैन पावर सप्लाई कर। तो वो बोला कि तू मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर बन जा, मैन पावर सप्लाई का। तो मैंने ठीक है चलेगा। तो जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था 10 आदमी का, 20 आदमी का, तो उसमें लेबर में सप्लाई करता था जी। तो पर पर्सन मुझे मंथली उनकी सैलरी से 1000 1500 ऐसे मिलना शुरू हो गया। तो ऐसे ही आंकड़ा 100-150 लोगों तक का पार हो गया। तो अच्छी एक इनकम महीने की मेरे पास आने लगी। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों नहीं सीखूँ ये काम। और उस टाइम पे बहुत क्रेज़ था फैसिलिटी मैनेजमेंट, और आज भी है। आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा है आफ्टर कोविड, क्योंकि होता क्या है सर फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये होता है ना, जैसे कि आप हाउस कीपिंग का काम कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो, आज ये अपनी ऑफिस है तो यहाँ पे साफ़ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज हम ज़्यादा करके देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, आपको दिखती है बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही है फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर, तो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो कंपनी से प्रोवाइड किए जाते हैं, या कोई पेंट्री बॉय है तो वो कंपनी से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ के लिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है ये फैसिलिटी मैनेजमेंट को। और उसके अंदर फिर मैंने शुरुआत की। मैंने पहले एक अलग नाम से कंपनी को चलाया था, श्रेष्ठ एंटरप्राइजेस बोल के मैंने शुरुआत की, श्रेष्ठ एंटरप्राइजेस। तो उसमें मैं मैन पावर सप्लाई करता था। फिर बाद में मैंने शुरुआत की दर्शवी फैसिलिटी। अब ये दर्शवी क्या है, लोग बोलते हैं दर्शवी क्या है। अभी दर्शवी एक नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है माता का नाम है, और दर्शवी मतलब दर्श देने वाली माता, वो माता का ही नाम है। और रियल में मेरी माँ का ही नाम है, क्योंकि मेरी मम्मी का नाम दर्शना है, तो उसका नाम का आधा वर्ड स्टार्टिंग का दर्श, और माँ के बाद ही बेटा होता है। और मेरे स्टार्टिंग के वर्ड अवि, AVI अवि, अविनाश का स्टार्टिंग वर्ड, तो उसको दर्श और अवि मिला के मैंने दर्शवी बनाया और उस चीज़ की शुरुआत की। कोविड से पहले उस चीज़ की शुरुआत की और अच्छा सक्सेसफुल रहा। आज भी मेरा उसमें काम चलता है फैसिलिटी मैनेजमेंट में। और उसके साथ साथ में फिर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू किया। कंस्ट्रक्शन में जैसे कि जो लेबर सप्लाई होते हैं, जो बिल्डिंग जब खड़े किए जाते हैं तो उसके लिए जो लेबर सप्लाई लगते हैं, उसका काम मैंने शुरू किया। तो और भी है। फिर मैंने दर्शवी कंपनी जो मेरी है उसी के नाम पे मैंने 2013 में एक फाउंडेशन की नींव रखी, दर्शवी फाउंडेशन, जिसके माध्यम से मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। जैसे मुझसे होती है, जैसे ठंडी होती है तो लोगों को कंबल बांटने का काम होता है। अभी नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। हर वीक पे, हर मोड़ पे एक वैन खड़ी रहेगी हमारी, हर हफ्ते सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर, जो गरीब लोग जो बाहर से आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो पहले ही उनकी परिस्थिति ख़राब होती है। तो मैं रोज़ तो खाना नहीं दे सकता हूँ, पर लेकिन मैंने सोच रखी कि हफ्ते में एक दिन उनको हम हमारे फाउंडेशन की तरफ से फ्री खाना खिलाएं। आपने ये फाउंडेशन स्टार्ट क्यों किया?
फाउंडेशन इसलिए स्टार्ट किया ना क्योंकि मैंने गरीबी को देखा है, मैंने परिस्थिति को देखा है। मैंने देखे वो दिन कि जब एक 8 लोग घर में हों तो भूख किसको बोलते हैं। वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि चोर क्यों बन गया, अमिताभ बच्चन की पिक्चरों में दिखाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसने चोरी क्यों की थी, रोटी के लिए। तो कोई चोर अपने माँ के पेट से चोर नहीं बन के आता है ना। तो हर चीज़ आदमी स्ट्रगल, जो उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है उसको लेकर ही आदमी कुछ ना कुछ कर जाता है। और मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मेरा गुरु है जो मुझे ठोकर मिली लाइफ में, जो बुरे वक्त थे और लोगों के ताने होते हैं ना, जो ताने, वो तो उससे मुझे मोटिव मिला आगे बढ़ने का। मुझे एक वो हुआ कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। मैं इतने तक नहीं बनाऊं, मैं धारावी तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और धारावी में रह के करना चाहता हूँ। पर मुझे धारावी तक नहीं रहना है, मुझे पूरे मुंबई में घुसना है, पूरे महाराष्ट्र तक पहुँचना है, पूरे भारत तक पहुँचना है। और मुझे खुशी होती बताते हुए कि आज मेरे फाउंडेशन के 38,000 लोग मेंबर हैं, उससे भी ऊपर है पूरे भारत भर में। हरियाणा स्टेट का मेरे फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, दिल्ली स्टेट का मेरा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र स्टेट में फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, कुछ डॉक्टर्स है, एडवोकेट है। ऐसी कोई टीम नहीं है, लोकल टीम नहीं है, एक्टर्स है, कृष्णा भारद्वाज जैसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी उसके अंदर मेंबर हैं, पदाधिकारी है, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई प्रेसिडेंट है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, कोई राजस्थान से है। तो कई हिस्सों में आज मैंने मेरे फाउंडेशन को पहुंचाया और उनके ज़रिए जो होता है, मैं एक ही बोलता हूं कि अपनी कमाई का 2%, 1% गरीबों की सेवा में लगा दो। उससे क्या होता है, हम गरीबी को मिटा नहीं सकते, पर जिस टाइम पे हम गरीब थे, आज भी गरीबी है, पर जिस टाइम पे हमारी परिस्थिति ख़राब थी ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं था, ना कोई घर का ना कोई बाहर का। तो हमने खुद ही अपनी लाइफ को जिया है, खुद ही लड़े हैं, संघर्ष किया है। मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने, मुझे, हम लोग ने खुद ही अपने आप को मतलब सहारा दिया एक दूसरे को कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे आज भी याद है मेरी दादी जी की जब तबीयत ख़राब हुई तो उनको मुंबई के साइन अस्पताल में एडमिट किया गया और उस टाइम पे भी मेरे पास इतना मैं स्टेबल नहीं था कि मैं कुछ कर पाता। पर आज जब भी मैं किसी को देखता हूँ, आज भी मेरे दोस्त है एक देवेंद्र, जो शिवसेना के शाखा प्रमुख है, उनका मेडिकल है, वो मुझे बहुत बोलते हैं कि अरे भाई तुमको यूज़ कर लेते हैं लोग। बोला नहीं भाई, मतलब मैंने वो परिस्थिति आज किसी को भी मैं धारे में देखता हूँ, कोई बूढ़ी खड़ी है, कोई बूढ़ा खड़ा है, तो मैं उनको बोलता हूँ अरे भाई इनसे पैसा मत लेना, मेरे अकाउंट में डालो। और ये रियलिटी है, मैं आज भी बोलता हूँ। आज भी मैं अगर खड़ा हूँ और पीछे से आज भी काफ़ी लोग हैं जो पीछे से जाते हैं, उनसे दवाई लो। मैंने मेडिकल वाले को बोल के रखा है भाई कोई भी आएगा उनको दवाई दे दो, क्योंकि मैंने मेरी दादी को देखा है ना, वो दवाई के लिए तरसते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। आज मेरे पास है, मेरी दादी की मदद नहीं कर पाता हूँ, पर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को शांति होती है कि मेरे पोते ने मेरी मदद नहीं कर पाया, पर आज वो 10 लोगों की मदद कर रहा हो, सबसे बड़ी बात है। जी, जिंदगी ने आपको क्या सिखा दिया? ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ज़िंदगी ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। ज़िंदगी, देखिए ज़िंदगी है ना, बार बार नहीं मिलती है लाइफ में, एक बार मिलती। पर मैंने अभी एक सोच लिया कि लाइफ को, ज़िंदगी को ऐसा जीना है, एक अलग तरीके से जीना चाहता हूँ और मैं जीता हूँ। एक सेवा भाव में जीता हूँ, मतलब एक कोई, काफ़ी लोग होते हैं ना, कोई ज़िंदगी एक अलग मोमेंट में जीते हैं, मतलब अयासी करना, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीना। मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, नहीं, पर मैं अपनी लाइफ को एक हंसी खुशी जीना चाहता हूँ। मैं हर वो सुख अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ जो मैंने सपने मेरी लाइफ में देखे हैं, कि एक बड़ा घर हो, एक बड़ी बड़ी गाड़ी हो, माँ बाप के लिए हर चीज़ वो हो। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में, मेरे मुंबई में, मैं फ्यूचर में चल के एक अस्पताल खोलूँ,
कि जैसे मेरे दादा दादी का इलाज नहीं हो पाया, तो ऐसे कोई जो दादा दादी है मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी, उनके लिए मैं वो काम आ सकूँ, उनका इलाज ना रुके, उनकी मौत ना हो, मैं वो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रोज़ मैं अन्नदान करूँ। मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि हमने देखा है 3-3 दिन मेरी जो बुआ है उनकी 2 लड़की है, जो मेरी बहन है, जो सगी से भी बढ़ के है। और आज भी मैं कुछ फैसला लेता हूँ तो मेरे फैसले लेने से पहले मैं उनको पूछता हूँ, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे दादा दादी थे, मेरी 2 बहन थी, मेरी बुआ है। तो इन लोगों ने जो स्ट्रगल हमने देखे मिलके साथ में, 8 लोगों ने, मतलब 3-3 दिन का खाना हमारे घर पे नहीं बनता था। 3-3 दिन खाना नहीं बन पाता था, और खाना नहीं बन पाने के कारण हम पानी पी के सो जाते थे। और मुझे आज भी याद है कि आज देखिए, आप अब देखते हैं जैसे कि राहुल जी, आपके घर पे अगर कोई मेहमान आया, आज भी हम बड़े हो गए, पर मेहमान आते हमसे जो बड़े रहते ना, वो हमारे हाथ पे 10 रुपया या 100 रुपया रख के जाते हैं। हिंदू संस्कृति में, सनातन के इसमें, हमारे धर्म में ऐसा रिवाज है कि जब कोई मेहमान किसी के घर पे आता है तो जाते समय उस घर के बच्चों को, छोटों को 10 रुपया 20 रुपया दे के जाता है। तो आज भी मुझे याद है कि जब मेरे घर पे मेहमान आते थे उस टाइम पे, तो वो मुझे 10 रुपये, जब 5 रुपये, उस टाइम पे 5 रुपये का नोट था, तो 5 रुपये का नोट जब वो मुझे देते थे तो मैं मेरी मम्मी को दे देता था, मम्मी आप रख लो, खाना बनाने के लिए काम आएंगे। उस टाइम पे, अभी मैं एक और थोड़ा सा अगर डीपली जाके अगर आपको बताऊं, आपने ऋतिक रोशन की पिक्चर देखो, साइकिल आती है ऐसे एक पैर से चलाते हैं जो खड़े रह के, कोई मिल गया पिक्चर के अंदर ऋतिक रोशन ने चलाई है। हम उस टाइम पे रेंट पे रह रहे थे खार में। जी सर। खार में, खेरवाड़ी की बस्ती में। और धारावी में जो मेरे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग रहते हैं, हम उनको मिलने आए थे। मैं छोटा ही था, तो वहाँ पे वो सब सफाई कामगारी है, तो काम पे उनके एक साइकिल निकली थी, थोड़ी जंग लगी हुई थी, तो वो उन्होंने मुझे दे दी। मेरे फादर को बोले आपके लड़के के लिए लेके जाओ, तो मैंने ले ली। तो मैं लेके जब उसको चला हूँ, रिक्शा से जब हम आ रहे थे, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उसे चलाऊँगा, नहीं राहुल जी। मेरे देखिए, मैं वो एज में 8 साल की उम्र थी उस टाइम पे, मेरी 8-9 साल की, उससे मैंने बिजनेस किया है। कैसे? मैं बताता हूँ। हम जहाँ पे खेरवाड़ी में रहते थे, उसमें एक बड़ा सा है ना रोड था, गली थी, और शाम के टाइम पे ना सब बच्चे खेलते थे। तो जब मैं साइकिल लेके गया, तो गरीब बस्ती है, तो वो साइकिल वो बड़े लोगों के शौक है, बड़े लोग हैं उनके पास मिलती है। अब वो बच्चे ने देखा, किसी ने, अरे ये क्या है, तो 10 बच्चे जमा हो गए। तो मैं बोला ठीक है, मैं तुमको राउंड देता हूँ, तुम मुझे 1 रुपया दो। मैंने, वो बच्चों को अच्छा लगा, तो बच्चे 1 रुपये की 2 रुपये की चीज़ तो खाती है, तो बच्चे मुझे 1 रुपया देते थे, मैं उनको 3 राउंड देता था, 1 रुपये में 3 राउंड, उतने बड़े रोड के। तो ऐसे डेली मेरे 10 बच्चे फिक्स हो गए, मेरे दोस्त लोग ही, वो अपने घर से लेके आते थे, तो मतलब 10 रुपये। मैं 10 रुपया 9 साल की उम्र में अपने घर पे कमा के लेके जाता था, और मम्मी को देता था, जमा करके रखो, खाना बनाने, खिचड़ी बनाने के लिए काम आएगा। देखो गरीबी का खाना क्या है, गरीबी का खाना खिचड़ी है। खिचड़ी बनाई, खा ली, और पानी पे और सो गए। तो वो फेस कोई ना देखे, मैं वो चाहता हूँ। और फिर आज मुझे याद है कि धारावी में भी मैं ऐसी कुछ, जैसे साइकिल वाली हरकत है, ऐसी हरकत धारावी में भी मैंने की है। जो बच्चों की स्कूल की छुट्टी गिरी थी 2 महीने की गर्मियों में, तो छुट्टी के जब दिन आते थे, तो मेरे दादाजी की खाट के बाजू में मैं कुर्सी लेके, एक टेबल लेके बैठता था, और वो 4 आने का 8 आने का वो इतने बड़े रसना के पैकेट मिलते थे, वो मैं लेके आता था। एक मेरे दोस्त थे कार्तिक करके, उनके घर से ठंडा पानी लेके, उनके घर पे फ्रिज थी, तो उनके घर से ठंडा पानी लेके आते थे। तो ठंडा पानी लेके आने के बाद में मैं उसको बनाता था, रसना बनाता था, और डाल के बैठता था, और सब बच्चों को बोलता था जाओ सबको बुला के लेके आओ, 8 आने में 1 गिलास रसना मिल रहा है। मैं वो भी सेल करता था। फिर एक दिन मुझे एक अंकल ने ना, आप याद होगा, पोकेमोन और WWF के कार्ड्स आते थे जो बच्चे लोग खेलते थे, तो एक अंकल ने मुझे ना वो दिए थे बहुत सारे, उनके बच्चों के हो गए।
तो वो मुझे दे गए। तो उससे मैं बोला यार इससे क्या करूँ, मुझे तो खेलना नहीं आता है। पर वो बच्चे लोग बोले हमको दो। बोला नहीं ये बेच रहा हूँ मैं। बोला कैसा बेच रहा, हम लोग नहीं कर। बोला नहीं ये सोरठ है, नंबर जिसका आएगा ना उसको मिलेंगे। राहुल जी मुझे आज भी याद है, हमारे यहाँ पे एक दुकान होती थी, कंवर जी बोलते थे जिसको, वो वहाँ से मैं फुट्टा लेके आया, वो थैली में बांध के लगाए हैं। आप बताओ इससे अच्छी मार्केटिंग क्या होती है, वो भी 9 साल की उम्र में। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 9 साल की उम्र में इससे अच्छी मार्केटिंग क्या होती है, आप ये बताइए। फिर आपने क्या किया? ये तो मेरे बचपन की बात है। तो मतलब ये फेस बता रहा था कि इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं वही पॉइंट पे आता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी, कि मैं चाहता हूँ अन्नदान करूँ, रोज़ करूँ, हर घंटे में करूँ। मतलब मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ कि ऊपर वाले मुझे इतना बड़ा बना कि मैं हर घंटे करूँ, हर 2 घंटे में, 3 घंटे में अन्नदान करूँ। और जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ। देखिए मुझसे तो क्या होता है, हम नहीं है, हमारी औकात नहीं है कुछ करना। ऊपर वाला हमसे जो करवाता है हम वो करते हैं जी। हम उसके खिलौने हैं, कठपुतली है, वो जैसे हमको नचा रहा है हम नाच रहे हैं। बाकी एक राहुल जी बात कहना चाहूँगा कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? नहीं, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो हर किसी के ऊपर नहीं किया जाता है। अपने माँ बाप के अलावा लाइफ में कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने ऐसे ऐसे फेस देखे, ऐसे ऐसे धोखे खाए। जो लोग मेरे से जुड़े, मेरे पास आए, मेरे साथ में रहे, मुझसे सीखा, कुछ मैंने उनसे सीखा, उन्होंने कुछ मुझसे सीखा, लेकिन मैं तो यही रह गया, वो मुझे छोड़ गए। ऐसे बहुत सी फेस है और स्ट्रगल बहुत देखा है लाइफ में। तो यही बोलना चाहता हूँ कि भरोसा एक झटके का नहीं होता है। क्योंकि वो बोला जाता है, कहावत होती है कि इज्जत कमाने के लिए ज़िंदगी बीत जाती है और गंवाने के लिए 2 मिनट नहीं जाती है। भरोसा होता कैसा? भरोसा देखिए, भरोसा वो होना चाहिए। अभी एक मेरा ड्राइवर है, आप अपने घर पे किसी को बुला रहे हो और पीछे से फिर वो आपको 10 दिन के बाद में दिखाई नहीं दे, फिर वही आपकी बुराई करता रहे कि नहीं यार इसके पास क्या है, इसके पास तो ये है, और वही आपसे बहुत कुछ सीख के चला जाए और पीछे से आपकी फिर बदनामी शुरू कर दे, तो उसको भरोसा नहीं बोलते हैं और ना ही उसको दोस्ती बोलते हैं। तो मैंने ऐसे काफ़ी दोस्त देखे जिन्होंने मुझे यूज़ किया और मुझे छोड़ के चले गए, बचपन से लेके आज तक। इसके लिए मैं अभी दोस्ती नहीं करता हूँ किसी से। बचपन में आपको जॉब क्यों करना था, बिजनेस क्यों? मतलब जॉब नहीं करना था, बिजनेस करना था, क्यों? नहीं तो जैसे मैंने बताया ना, अभी आप बताइए ना, इतना स्ट्रगल करो लाइफ में देख रहे हैं, मेरा कारण ही वो था ना। मैंने आपका एक और सवाल था कि आपने कॉलेज क्यों नहीं की। मेरा कॉलेज इसीलिए नहीं की। आज मुझे बताइए कितने कॉलेज करने वाले बच्चे हैं और कितना उनका सैलरी है? 20,000। सर मैं 8वीं पढ़ा हूँ, मैंने 8वीं की है और मेरा जो मैनेजर है वो डबल ग्रेजुएट है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा ड्राइवर है, वो भी पढ़ा लिखा है मुझसे ज़्यादा। क्या कर रहा है वो? मेरी ड्राइविंग कर रहा है। मैं उसको, ये एक शर्म की कोई बात नहीं है, वो ड्राइविंग कर रहा है। पर एक मेरा बोलने का मतलब ये है कि पढ़ लिख के क्या किया है। आज धीरूभाई अंबानी को देखिए, आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो ठीक है पढ़े लिखे, कैसा है, इन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पिताजी ने सब कुछ किया था। इनको कराया मिला है, इन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया है। ये मास्टरमाइंड है, इन्होंने डेवलप किया। आज उनके बच्चे हैं, अनंत है, अक्षय, ये आज उसको और डेवलप कर रहे हैं। आज फ्यूचर में और आगे लेके जाएंगे रिलायंस को, जियो को। पर लेकिन धीरूभाई अंबानी की अगर बात करो ना, तो कितने पढ़े लिखे थे, वो क्या करते थे? अगर वो सोचते कि नौकरी कर लूँ, पेट्रोल पंप पे ही रहूँ, तो क्या आज वो अंबानी फैमिली भारत की सबसे बड़ी फैमिली बनती थी? अडानी बनते थे? नहीं बनते थे। तो अपनी सोच हमको बताती है कि आप किधर तक जा सकते हो। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। मैंने बचपन से मेरी सोच बड़ी रखी है कि मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मुझे ऐसा चलना पसंद है,
तो मुझे वही पसंद है ना। आज कोई टाइम था कि मेरे फैमिली के साथ में मैं बचपन में एक मतलब जर्नल डब्बे में गांव के लिए सफ़र करता था, जर्नल में, नॉन एसी। एक जर्नल डब्बा होता है, एक रिजर्वेशन होता है, फिर एक एसी होता है, थर्ड एसी, जिसके ऊपर कांच रहते हैं। एक वो होता है जाली होती है जिसको रिजर्वेशन बोलते हैं। एक जर्नल होता है जो चालू टिकट लेके आदमी बैठ गए गर्दी में, उसमें मैंने सफ़र किया है। पर एक दौर ऐसा आया कि आज मैं बिना फ्लाइट के सफ़र नहीं करता हूँ, मुझे ट्रेन का सफ़र ही नहीं जमता है। फैक्ट है, आप झूठ मानोगे, मुझे रेलवे की जो लाइफलाइन, हम मुंबई की जो लाइफलाइन है रेलवे से मुझे सफ़र करते समय उतरना नहीं आता है सर। मुझे जमता ही नहीं उतरना। मैं 2 बार गिर चुका हूँ, मुझे उतरना नहीं आता है। सब उतरते ऐसे, मैं ऐसा उतर, मैं घबरा जाता हूँ। मैंने किया ही नहीं, मैंने सफ़र ही नहीं किया। जी सर, हमारे ना पॉडकास्ट में एक लास्ट फेज होता है जिसमें हम आपसे एक वर्ड का क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसके बारे में बताना होता है, द 3 वंडर वर्ड्स। ओके, सो मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आप क्या सोचते हो उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। पहला वर्ड पैसा। देखिए, पैसा, मैं सोचता हूँ पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा अगर आपके पास है ना, पैसा आपके पास है तो आपकी इज्जत है। पैसा से बड़ा है? हाँ जी, इंसान से बड़ा? नहीं, इंसानों ने बना दिया है पैसे को, इंसानों से बड़ा। मैं आपको वही बता रहा हूँ। मेरी नज़र में देखिए, पैसा मेरी नज़र में मेहनत है, जो मेहनत से कमाया जाता है। पर आप जो वर्ड में पूछ रहे हो, मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ। पैसा, जैसे आपने, राहुल जी, अगर पैसा अपने पास नहीं है तो हमारे घर के नहीं है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। पैसा अगर आपके पास है तो आपको खुशी है, जो लोगों से मिलती है, जो मिलनी चाहिए। पैसा है तो आपके पास आपके दोस्त है, पैसा है तो सब चीज़ है। पैसा है तो राजनीति है, आप एक पॉलिटिशियन हो। अगर पैसा नहीं है तो आप एक कार्यकर्ता हो। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपके पास अगर राजनीति में कोई पद नहीं हो ना, फिर भी बड़े पद वाले आपको सलाम करते हैं, ये मैंने देखा है जी। दूसरा शब्द गरीबी। देखिए, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैंने फेस की है लाइफ में। गरीबी होती क्या है? गरीबी देखिए, होती कुछ नहीं है, गरीबी कुछ होती नहीं है। पहली बात, गरीबी कुछ होती नहीं है, वो एक मजबूरी होती है इंसान की। जी। हमको हमको गरीबी नहीं बोलनी चाहिए, पर एक लोगों को समझ में आने के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं गरीबी। और हमारा किसी को अधिकार नहीं किसी को गरीब बोलना। हमारा अधिकार नहीं है किसी को गरीब बोलना। अगर वो गरीब है तो वो उसकी कमी है, पहली बात तो, कि उन्होंने कुछ सोच क्यों नहीं रखी। जब एक 14 साल का लड़का अगर सोच रख सकता है धारावी में रह के कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो सर पॉडकास्ट पे, तो मैंने सोच रखी है ना वैसी, तो मैंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ बनाया है, स्टोरी है, इसलिए आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो। तो गरीबी कुछ नहीं है, एक मजबूरी है जी। मजबूरी होती है तो उसको हम गरीबी बोलते हैं। और मजबूरी, देखिए, मजबूरी भी हर किसी के बस में नहीं होती है। मजबूरी भी एक मजबूरी होती है कि वो खुद नहीं जानता कि ये मजबूरी क्यों है। जी, ठीक है। पर मैं ये बोलना चाहूँगा सभी को आपके माध्यम से कि हर कोई जो मजदूरी है, जिसके पास भी है, जो भी ऐसा ज़रूरतमंद आदमी होता है, तो उसका सल्यूशन निकालो अगर हमारे पास है तो। अगर हम किसी की एक की मदद करें, उसको सल्यूशन दें कि नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए, आप कुछ धंधा करिए, कुछ बिजनेस करिए। हमारा तीसरा शब्द है समय। समय को मैं बहुत बड़ा समझता हूँ जी, क्योंकि लाइफ के अंदर इंसान के सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो समय होता है। क्योंकि समय इंसान का गुरु होता है, वो उसे चलना सिखाता है। समय इंसान को ठोकर देता है, पर वो बताता है कि देख, ये तेरा समय ऐसे था और आज ऐसे है, और ये वो समय उसका गुरु है।
वो इंसान को इंसान की पहचान कराता है। एक समय ऐसा आता है, अब एक समय ऐसा था कि मैंने किसी को बोला, झूठ बोला कि पहचानने के लिए, जैसे कि आपने बोला समय, तो मैंने एक को बोला अरे मुझे 500 रुपीज़ चाहिए, अरे यार मैं तो बाहर हूँ, और जस्ट मैं उसके घर के बाहर खड़ा हूँ। मेरा फ्रेंड था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर मैंने बेल नॉक किया उसके दरवाजे को, तो उसने ही दरवाज़ा खोला, तो मैं बोला सरप्राइज़, तो बोला यार सॉरी मैं इधर ही था, मेरे पास मैं देता हूँ ले। बोला नहीं मैं तो ऐसा परख रहा था। तो समय था ना वो जो इंसान को इंसान की पहचान कराता है। तो आपने बोला था ना भरोसा बीच वर्ड में, दोस्ती, तो हर किसी के ऊपर भरोसा करके दोस्ती नहीं की जाती है। वो भरोसे वाली दोस्ती कुछ अलग होती है, वो निस्वार्थ होती है, उसमें कुछ स्वार्थ नहीं होता है। आज की दोस्ती है ना स्वार्थ की होती है कि मुझसे आपको कुछ स्वार्थ है, आपको मुझसे कुछ स्वार्थ है, आप इसके लिए मेरे दोस्त बनोगे। और समय सबसे बड़ा गुरु होता है, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और समय के साथ आदमी को, इंसान को चलना चाहिए। देखिए समय एक दिन सब कुछ ठीक करता है, क्योंकि समय के हिसाब से चलना जरूरी है, और समय पे ही सब कुछ ठीक होता है जी। और जब तक आपका समय नहीं आएगा ना, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने समय बनाया इसीलिए, वक्त इसीलिए बना है। और वो ऊपर वाला भी, श्री कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में बोलता है कि आपको समय के साथ चलना है। जो समय के, वक्त के आगे जो भागता है ना, वक्त उससे पीछे भागता है जी। ये हकीकत है, और मैंने अपनी लाइफ में इसको नोटिस किया है। जी सर। तो वक्त के साथ इंसान को चलना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसको एक हाथ से 2 हाथ लगा के उसको उठाओ, उसकी मदद करो। खैर हर चीज़ तो ठीक नहीं कर पाएंगे, पर कुछ तो ठीक होगा। जी सर। अगर हम किसी को ठीक कर रहे हैं, वो अगर 2 को ठीक कर रहा है, तो ऐसी चेन बना सकते हैं ना। वो सलमान खान की कोई पिक्चर में बोला है उसने कि मैं एक की मदद की, आपने 3 की मदद करना। बहुत अच्छी सोच है, पर वो अगर रियलिटी में हो जाए ना, अगर रियलिटी में होता है, देखिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा पैसे वाला देश है। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर आज भी आप कैलेंडर उठा लीजिए, आज भी कोई त्यौहार मिलेगा, कोई ना कोई जाति का त्यौहार होगा। आप पूरे हिंदुस्तान का छोड़ दो, आप मुंबई में कोई एक मार्केट में चले जाओ, आपको एनी टाइम क्राउड मिलेगा। चप्पल की शॉपिंग हो रही है, कॉस्मेटिक की शॉपिंग हो रही है, कपड़ों की शॉपिंग हो रही है। आप बाहर चले जाओ, अमेरिका वाले बोलते हैं कि हम रोज़ शॉपिंग नहीं करते हैं, हम कुछ त्यौहार होता है या हमारा बर्थडे होता है या कुछ फंक्शन होता है तो हम वो करते हैं। तो अमेरिका ने बोला था कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा पैसे वाला देश है, यहाँ पे रोज़ त्यौहार मनते हैं। वो तो खाली न्यू ईयर मनाते हैं, उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है न्यू ईयर, उस पर ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। और हमारे यहाँ तो रोज़ नया साल होता है। आप देखिए हर एक जाति धर्म का एक नया त्यौहार होता है, कुछ ना कुछ रहता है। तो हिंदुस्तान सबसे बड़ा पैसे वाला देश है। अगर हिंदुस्तानी सब मिलकर चाहे कि कुछ करना है ना, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कोई गरीब होगा। जी सर। तो अविनाश सर, यही था हमारा पॉडकास्ट और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। कोई एक ऐसा लड़का जो धारावी से निकल के आज ऐसी पोजीशन में आ गया कि लोग वैसा बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ज़रूर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।